सो है एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम अपना एक इम्पॉर्टेंट सेशन कंडक्ट करने जा रहे हैं जिसका टाइटल है अपना बुद्धिज़्म। ठीक है, बुद्धिज़्म काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एंशंट इंडिया का, यानी एंशंट हिस्ट्री अगर हम कवर करें तो उसमें से बुद्धिज़्म एक टॉपिक है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। जैसे कि अभी हमने किरण पब्लिकेशन से अपना PYQ का सेशन कंप्लीट किया है एंशंट हिस्ट्री के लिए। ठीक है, अभी हमने एंशंट हिस्ट्री उसमें से कंप्लीट कर लिया, PYQ कंप्लीट पूरा एकदम। तो उसमें हमने काफ़ी क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं बुद्धिज़्म से रिलेटेड। ठीक है, तो इसलिए मैंने इस टॉपिक को पिक किया है क्योंकि हमने देखा कि PYQ में बुद्धिज़्म से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, इसलिए अब इस टॉपिक को हम कवर करेंगे ताकि जो भी कुछ अगर चीज़ कोई रह रही है आपकी, जैसे बुद्धिस्ट काउंसिल्स वगैरह रह रही थी उसमें, तो हमने उस टाइम उसको डिस्कस नहीं किया था। ठीक है, तो वो सब चीज़ें हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे ताकि बुद्धिज़्म हमारा कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। सबसे पहली चीज़ आइए बुद्धा's लाइफ। ठीक है, इसमें सबसे पहले गौतम बुद्ध का बर्थ कब हुआ था। तो गौतम बुद्ध का बर्थ हुआ था 563 BC में। राइट, गौतम बुद्ध का बर्थ कब हुआ था? 563 BC। आपको ये डेट याद रखनी है, 563 BC। उसके बाद प्लेस कहाँ पे था जहाँ पे गौतम बुद्ध का बर्थ हुआ था? तो ये लुम्बिनी वन था, और उस टाइम उसको रिमिंडी कह से प्रोनाउंस किया करते थे। उस टाइम इस जगह को रिमिंडी बोला जाता था, जो कि कहाँ पे है? नेपाल में है। ठीक है, तो हमें क्या याद रखना है? अब आपको याद होगा हमने यहाँ से भी क्वेश्चन डिस्कस किया और यहाँ से भी क्वेश्चन डिस्कस किया अपने PYQ में। ठीक है, ये हमने कुछ अपने लास्ट के 1-2 सेशन में देखा था। रिमिंडी एक करके प्लेस आया था जहाँ पे पूछा हुआ था गौतम बुद्ध का बर्थ कहाँ पे हुआ था। ठीक है, तो जितना भी आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो सब हमने ऑलरेडी अपने PYQ में डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, लेकिन हम इसको एक फुल फ्लेज एक टॉपिक के तौर पर ख़त्म करने के लिए इसको बस एक बार देख रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले गौतम बुद्ध का बर्थ कहाँ पे हुआ? 563 BC। प्लेस कहाँ पे है? लुम्बिनी वन, जो कि नेपाल में है। ठीक है, उसके बाद ये कौन से क्लैंस हैं, यानी कि जैसे हर एक उसका एक ग्रुप होता है। ठीक है, तो कौन से ग्रुप्स हैं, ये कौन सी कम्युनिटीज हैं? तो ये साक्या क्षत्रिय क्लैंस हैं। ठीक है, कौन से क्लैंस हैं? साक्या क्षत्रिय क्लैन। ठीक है, गौतम बुद्ध कहाँ से बिलोंग करते हैं? साक्या क्षत्रिय क्लैन। ठीक है, उसके बाद इनके पेरेंट्स का नाम क्या है? तो इनके फादर का नाम है शुद्धोधन एंड मदर का नाम है महामाया। ठीक है, ये आपको इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। इनके पेरेंट्स का नेम क्या है? शुद्धोधन इनके फादर का नाम है और महामाया इनकी मदर का नाम है। राइट, उसके बाद क्योंकि इनकी मदर की डेथ काफ़ी, जब गौतम बुद्ध काफ़ी यंग थे तो इनके चाइल्डहुड में इनकी मदर की डेथ हो गई थी। तो इसलिए इनका जो इनको आगे पाला है वो किसने पाला है? तो इनकी स्टेप मदर ने, यानी कि महाप्रजापति गौतमी। ठीक है, इनकी स्टेप मदर महाप्रजापति गौतमी ने इनके आगे देखभाल करी है, इनको पाला है आगे। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है। उसके बाद इनके स्पाउस का नाम है यशोधरा एंड इनके सन का नाम है राहुल। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट है इनके टीचर्स के बारे में। ठीक है, गौतम बुद्ध ने अपना पूरी टीचिंग कहाँ से ली है? जब इनको मेडिटेशन वगैरह इन सब चीज़ों में जब इंटरेस्ट आने लगा तो ये इनके उसके बाद, यानी कि इनके स्पिरिचुअल पाथ में कौन से टीचर्स थे? तो सबसे पहले इनके टीचर हैं अलारा कल्मा, जिनसे इन्होंने मेडिटेशन वगैरह सीखा। उसके बाद इनके टीचर थे उदरक रामपुत्र। ठीक है, तो आपको ये दोनों टीचर्स के नाम भी याद रख सकते हो, अलारा कल्मा और उसके बाद उदरक रामपुत्र। राइट, उसके बाद गौतम बुद्ध को किन नाम से बुलाया जाता है? सबसे पहले तो गौतम, उसके बाद सिद्धार्थ इनके चाइल्डहुड का नेम है। ठीक है, सिद्धार्थ, यानी कि जब ये अपनी फैमिली में, एक रॉयल फैमिली में थे, तब इनका नाम क्या रखा गया था? सिद्धार्थ नाम इनका रखा गया था। उसके बाद इनको साक्या मुनि भी बोला जाता है क्योंकि ये साक्या क्लैन से बिलोंग करते हैं। राइट, क्योंकि ये साक्या क्लैन से बिलोंग करते हैं इसलिए इनको साक्या मुनि बोला जाता है। और गौतम बुद्ध इनको कब बोला जाने लगा? यानी बुद्ध इनके नाम के पीछे जुड़ा जब इनको एनलाइटनमेंट मिल गई थी। ठीक है, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स देखते हैं गौतम बुद्ध की लाइफ के। इन्होंने फर्स्ट सरमन, यानी कि अपना फर्स्ट सेशन कंडक्ट किया अपना एनलाइटन होने के बाद। इन्होंने अपना फर्स्ट सेशन कहाँ पे कंडक्ट किया? तो ये सारनाथ यूपी में। ठीक है, यूपी में और डियर पार्क में कंडक्ट किया था इन्होंने अपना सेशन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है अपने PYQ में कि गौतम बुद्ध ने अपना फर्स्ट सरमन कहाँ पे लिया था। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है सारनाथ यूपी में इनका फर्स्ट सेशन इन्होंने कंडक्ट किया था। कहाँ पे? डियर पार्क में। ठीक है, और इस इवेंट को क्या बोला जाता है बुद्धिज्म में? इसको बोला जाता है धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है, धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है, आपको इतना याद रखना है बस कि इस इवेंट को क्या बोला जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन। एट द एज ऑफ 29 ईयर्स, जब गौतम बुद्ध 29 ईयर्स के हुए तो इन्होंने क्या ले लिया? महाभिनिष्करण। ठीक है, महाभिनिष्क्रमा यानी कि रेनाउंस। इन्होंने एक रेनाउंस ऑर्डर फॉलो किया अपनी लाइफ का। ठीक है, यानी कि इन्होंने, ये पहले रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे। ठीक है, यानी इनके जो पेरेंट्स थे वो प्रिंस और प्रिंसेस हुआ करते थे।
ये एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे, तो इन्होंने उस रॉयल फैमिली को रिनाउंस कर दिया, यानी कि इन्होंने एक रिनाउंस्ड ऑर्डर ऑफ लाइफ अपना जीना शुरू कर दिया। कब? जब ये सिर्फ 29 ईयर्स के थे, ठीक है। और उस इवेंट को बुद्धिज्म में बोला जाता है महाभिनिक्षिक्रमा, महाभिनिक्षिक्रमा, ठीक है। उसके बाद इनको 35 ईयर्स के जब ये हुए तो इनको निर्वाण मिला, यानी कि एनलाइटनमेंट मिला। कहाँ पे? बोध गया में बोधि ट्री के नीचे बैठकर, ठीक है। और ये कौन से रिवर के पास है, ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है। तो ये निरंजन नदी है, इस रिवर का नाम क्या है? निरंजन नदी के पास बोध गया में बोधि ट्री है, ठीक है, जिसके नीचे बैठ के गौतम बुद्ध को एट द एज ऑफ 35 ईयर्स इनको निर्वाण मिला, यानी कि इनको एनलाइटनमेंट मिला, ठीक है। उसके बाद इनकी डेथ होती है लगभग जब ये 80 साल के होते हैं, यानी कि 80 ईयर्स तक गौतम बुद्ध ने अपनी लाइफ को लिव किया। तो 80 ईयर्स के जब ये हुए तो उनकी डेथ हो गई थी। और डेथ इनकी कहाँ पे हुई थी? कुशीनगर, जिसको किस इवेंट से बोला जाता है? इसको महापरिनिर्वाण बोला जाता है, ठीक है, महापरिनिर्वाण। निर्वाण से इसको कंफ्यूज मत करना। निर्वाण क्या था? जब इनको एनलाइटनमेंट मिला, ठीक है, एनलाइटमेंट जब इनको मिला वो इवेंट बोला जाता है निर्वाण, राइट। उसके बाद जब इनकी डेथ हुई तो उसको बोला जाता है महापरिनिर्वाण, ठीक है, महापरिनिर्वाण, याद रखना। और इनकी डेथ कहाँ पे हुई थी? तो ये कुशीनगर, ये अगेन कहाँ पे है? यूपी में, ठीक है। तो कुशीनगर प्लेस है जहाँ पे इनकी डेथ हुई थी, यूपी में। और सारनाथ वो प्लेस है जहाँ पे इन्होंने अपना फर्स्ट सेशन दिया था, राइट। और लुम्बिनी वन नेपाल में एक जगह है जहाँ पे इनका क्या हुआ था? बर्थ हुआ था, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखनी है। और निर्वाण भी याद रखना है कि निर्वाण इनको कहाँ मिला था? बोध गया में बोधि ट्री के नीचे बैठ के, ठीक है। इतना चीज़ क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं इंपॉर्टेंट इवेंट्स इन बुद्धास लाइफ, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं और 3-4 तरीके से यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो हम सब डिस्कस करेंगे कैसे कैसे यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो ये इवेंट्स हुए हैं गौतम बुद्ध की लाइफ में, ये 5 मेजर इवेंट हैं उनकी लाइफ के, जिनको कुछ सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, राइट। इनको कुछ सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो कई बार क्वेश्चन में क्या पूछ लेता है कि ये सिंबल कौन से इवेंट को रिप्रेजेंट करता है, राइट। ये सिंबल कौन से इवेंट को रिप्रेजेंट करता है, कई बार ये इस तरीके से क्वेश्चन आता है। या कई बार आपसे पूछ लेगा कि बर्थ कौन सा इवेंट है गौतम बुद्ध की लाइफ का, ठीक है, यानी कि या फिर ऐसे पूछ लेगा कि महाभिनिक्षिक्रमा कौन सा इवेंट है गौतम बुद्ध की लाइफ का, ठीक है, इस तरीके से पूछ लेगा वो। सबसे पहला इवेंट कौन सा है? बर्थ, यानी कि गौतम बुद्ध का बर्थ हुआ। तो उसको हम किससे डिपिक्ट करते हैं? लोटस एंड बुल से, ठीक है। अब इसको याद आप इस तरीके से रख सकते हैं कि जब भी किसी का बर्थ होता है, ठीक है, तो क्या है, उसे काफ़ी सारे क्या मिलते हैं? लोगों से उनको आशीर्वाद मिलते हैं, गिफ्ट्स वगैरह मिलते हैं, ठीक है। तो जैसे कि गौतम बुद्ध कौन सी एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे, ठीक है, तो इनको जो थे बड़े बड़े लोग इनको आशीर्वाद देने आ रहे थे, ठीक है। तो इनको किस के समान बोला गया? इनको एक बुल के समान बोला गया, यानी कि बहुत ही पावरफुल इन्हें बोला गया कि ये बड़े होकर काफ़ी पावरफुल इंसान बनेंगे, ठीक है, काफ़ी इन्फ्लुएंस करेंगे लोगों को ये, ठीक है। तो इस तरीके से उनको बोला गया, तो इसलिए बुल को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया। उसके बाद उनको काफ़ी सारे फ्लावर्स वगैरह दिए, तो उससे हम क्या याद रख सकते हैं? लोटस याद रख सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि गौतम बुद्ध के बर्थ का जो इवेंट है उसको हम किससे सिंबलाइज करते हैं? बुल एंड लोटस, ठीक है, बुल एंड लोटस से हम उसको सिंबलाइज करते हैं, राइट। उसके बाद नेक्स्ट इवेंट आता है महाभिनिष्क्रमा, महाभिनिष्क्रमा याद रखना है आपको। तो महाभिनिष्क्रमा क्या है? रिनंसिएशन, जब गौतम बुद्ध ने रिनंसिएशन लिया, राइट। तो इसको याद कैसे रखना है? इसको किससे सिंबलाइज करते हैं? इसको सिंबलाइज करते हैं हॉर्स से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं निर्वाण कैसे, निर्वाण को क्या बोला जाता है? निर्वाण को बोला जाता है एनलाइटनमेंट, ठीक है। गौतम बुद्ध को जब निर्वाण मिला तो इनको क्या बोला? तो उस इवेंट को क्या बोला जाता है? एनलाइटनमेंट, ठीक है। निर्वाण को क्या बोला जाता है? एनलाइटनमेंट। नेक्स्ट है कि इन्होंने अपना फर्स्ट सरमन कहाँ पे लिया, यानी अपना फर्स्ट सेशन कहाँ पे कंडक्ट किया? एनलाइटनमेंट मिलने के बाद, ठीक है। तो जब इनको एनलाइटनमेंट मिल गई थी तो उसके बाद इन्होंने अपना फर्स्ट सेशन कहाँ पे कंडक्ट किया? इन्होंने अपना फर्स्ट सरमन कहाँ पे? सारनाथ में कंडक्ट किया था, ठीक है ना। तो इस इवेंट को क्या बोला जाता है? जब इन्होंने अपना फर्स्ट सरमन कंडक्ट किया तो इस इवेंट को बोला जाता है धर्म चक्र परिवर्तन, ठीक है। याद रखना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। धर्म चक्र परिवर्तन कौन सी इवेंट है गौतम बुद्ध की लाइफ का? तो ये वो इवेंट है जब इन्होंने अपना फर्स्ट सेशन लिया, ठीक है। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि धर्म चक्र परिवर्तन, यानी कि जब इन्होंने अपना फर्स्ट सेशन लिया तो उससे लोगों की लाइफ में काफ़ी चेंजेस आने वाले थे, ठीक है। तो आप इसको परिवर्तन से याद रख सकते हैं, यानी कि जब इनका सेशन लोगों ने सुना तो लोगों की लाइफ में काफ़ी चेंजेस आने लगे, ठीक है, पॉजिटिव चेंजेस आने लगे। तो इसको हम परिवर्तन से याद रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है? महापरिनिर्वाण। अभी हमने देखा महापरिनिर्वाण क्या है? डेथ को वो डिनोट करता है, राइट। तो अब ये हमने देखे कि इन सब को नाम क्या है, मतलब किससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक बार सिंबल को कैसे याद रखना है वो चीज़ देख लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि बर्थ को कैसे याद रखना है। बर्थ को हमने याद रखा
क्योंकि गौतम बुद्ध एक रॉयल फैमिली में बिलोंग करते हैं, इसलिए इनको बुल की तरह माना गया और लोटस इनको यानी कि फ्लावर्स गिफ्ट करे गए, ठीक है। उसके बाद जब इन्होंने रिनंसिएशन लिया तो उसको किससे सिंबलाइज करते हैं, उसको हम सिंबलाइज करते हैं हॉर्स से। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जब गौतम बुद्ध अपने घर से निकले, ठीक है, रिनंसिएशन जब इन्होंने ले लिया तो अपने घर से ही निकल चुके थे, तो वो किस पे निकले थे, तो वो हॉर्स पे निकले थे, यानी एक घोड़े पे निकले थे। तो इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं, यानी जब इन्होंने रिनंसिएशन लिया अपने घर से निकले तो वो किस पे बैठ के निकले, अपने घोड़े पे बैठ के निकले, ठीक है। और वैसे इनके घोड़े का नाम क्या है, कंधक, कंथक बोलते हैं इनके घोड़े का नाम। और इनके जो चैरियोटीर है उनका नाम क्या है, चन्ना, ठीक है। ये भी आप लोग याद कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमने दो चीजें देखी कि सबसे पहले बर्थ देख लिया, बर्थ को किससे सिंबलाइज करना है, रिनंसिएशन को हम हॉर्स से सिंबलाइज करते हैं। उसके बाद एनलाइटनमेंट, तो आप सबको पता है कि एनलाइटनमेंट इनको कहाँ पे मिला था, बोधि ट्री के नीचे मिला था, तो इसलिए उसको हम बोधि ट्री से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अभी हमने बात करी कि धर्म चक्र परिवर्तन का क्या मीनिंग है, कि वहाँ पे इन्होंने गौतम बुद्ध ने जब फर्स्ट सेशन लिया था तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं धर्म चक्र परिवर्तन से। अब क्योंकि इसमें चक्र आ रहा है तो चक्र को क्या बोलते हैं, व्हील बोलते हैं, ठीक है, इसलिए चक्र को किससे सिंबलाइज करेंगे, व्हील से। उसके बाद महापरिनिर्वाण क्या है, गौतम बुद्ध की डेथ, ठीक है। तो जब किसी की डेथ हो जाती है तो क्या बनाया जाता है, स्तूपा बनाया जाता है, ठीक है। मतलब स्तूपा हर किसी चीज के लिए नहीं बनाया जाता, बेसिकली स्तूपा भी हम आगे डिस्कस भी करने वाले हैं, ये आर्किटेक्चर का पार्ट है, ठीक है, बुद्धिज्म में ये आर्किटेक्चर का पार्ट है। तो जब गौतम बुद्ध की डेथ हुई थी तो उनके लिए क्या बनाया गया था, स्तूपा बनाया गया था, राइट। तो इसलिए स्तूपा किसको रिप्रेजेंट करता है, डेथ को, ठीक है। आई होप आपको इजीली लर्न हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं प्रिंसिपल्स इन बुद्धिज्म, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चंस काफी बार पूछे गए हैं, ठीक है। सो प्रिंसिपल्स इन बुद्धिज्म क्या है, 4 प्रिंसिपल हैं बेसिकली ये बुद्धिज्म के। सबसे पहला क्या है, लाइफ इज फुल ऑफ सॉरो, ठीक है। उसके बाद है देयर आर कॉजेज ऑफ सॉरो, दिस सॉरो कैन बी स्टॉप्ड, देयर इज अ पाथ लीडिंग टू सेसेशन ऑफ सॉरो, ठीक है। यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट तो ये वाला इसमें पॉइंट है, गौतम बुद्ध कहते थे कि डिजायर जो है, यानी कि लोगों की जो डिजायर है कि हमें ये करना है, हमें ये बनना है, ये करना है, तो जो लोगों की डिजायर होती है वही रूट कॉज होती है उनके दुख का, ठीक है। वही क्या कॉज होता है उनके दुख का, यानी कि अगर उनके डिजायर्स ना हो, ठीक है, अगर वो डिजायरलेस अपना वर्क करते रहें, ठीक है, अगर वो डिजायरलेस अपना काम करते रहें तो उनको क्या होगा, कोई दुख नहीं होगा। यानी कि सपोज अगर आपने किसी चीज को आपने कोई एग्जाम दिया, ठीक है, उसमें आप बहुत ज़्यादा डिज़ायर्स मत पालो, ठीक है। अगर वो एग्ज़ाम क्लियर हुआ, मतलब आपको अपनी पूरी हार्डवर्क करना है, सो अगर वो एग्ज़ाम क्लियर हुआ या नहीं क्लियर हुआ, ठीक है, तो उसमें वो क्या हो गया, वो एक डिज़ायरलेस वर्क हो गया, ठीक है, कि हमें बिना डिज़ायर के बस अपना कर्म करना है, राइट। सो दिस इज वन ऑफ द टीचिंग्स ऑफ बुद्धिज्म। उसके बाद ये जो है कि सॉरो, दिस कैन बी स्टॉप्ड, तो ये सॉरो यानी कि दुख खत्म हो सकता है। वो कैसे खत्म हो सकता है, बाय अटेनिंग निर्वाण, यानी कि जब आप निर्वाण अटेन कर लेंगे, जब आप उतना उस स्टेज पे पहुंच जाएंगे, उतनी जो आपको नॉलेज होगी, उतनी आप एनलाइटनमेंट आपको मिल चुकी होगी, तो आप कौन सी स्टेज में होंगे, निर्वाण पे होंगे। और निर्वाण क्या है, लिबरेशन फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, यानी कि एक बार जो आपको निर्वाण मिल गया, आप जब इस स्टेज ऑफ लाइफ पे पहुंच गए तो उसके बाद आप फ्री हो सकते हो बर्थ और डेथ के साइकिल से। यानी कि ह्यूमन बींग्स को बार बार बर्थ लेना होता है और बार बार उनकी डेथ होती है, ठीक है, ऐसा वो चलता रहता है जब तक वो इस स्टेज को अपनी लाइफ में अटेन नहीं कर पाते हैं, राइट। तो ये भी एक टीचिंग है बुद्धिज्म की। उसके बाद है कि ये जो पाथ है लीडिंग टू सेसेशन ऑफ सॉरो, ठीक है, अब ये किस पाथ पे चलकर लोगों के ये दुख खत्म हो सकता है, तो उसके लिए उन्होंने बताया है अष्टांगी का मार्ग, ठीक है। गौतम बुद्ध के अकॉर्डिंग ये क्या है, अष्टांगी का मार्ग, यानी कि इसमें टोटल 8 प्रिंसिपल्स हैं। वो प्रिंसिपल्स क्या हैं, अष्टांगी का मार्ग अब क्या है, तो राइट ऑब्जर्वेशन, राइट डिटर्मिनेशन, राइट एक्शन, राइट स्पीच, राइट लाइवलीहुड, राइट एक्सरसाइज, राइट मेमोरी एंड राइट मेडिटेशन। तो ये अष्टांगी का मार्ग है बुद्धिज्म में, जिसको फॉलो करके लोग क्या कर सकते हैं, अपने दुख को खत्म कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, 3 रत्ना यानी कि 3 जूल्स ऑफ बुद्धिज्म। तो बुद्धिज्म के 3 पिलर्स भी बोल सकते हो आप इनको, और 3 जूल्स भी बोल सकते हो, क्योंकि इन्हीं पे बस, इन तीनों चीज पे ही बसा हुआ है क्या, बुद्धिज्म। तो सबसे पहला क्या है, बुद्धा, जो कि क्या है, एनलाइटेंड, ठीक है, द एनलाइटेंड, ठीक है। यानी कि बुद्धा का बेसिकली बुद्धा का मीनिंग क्या है, हमने ऑलरेडी अपने पीवाईक्यू में डिस्कस भी किया हुआ है। तो बुद्धा का मतलब होता है जिसको एनलाइटनमेंट मिल चुकी है, राइट, जो एनलाइटन हो चुका है, तो उसका वो होता है कौन, बुद्धा। उसके बाद क्या है, धर्म। धर्म क्या होता है, किसी भी चीज का धर्म क्या होता है कि जो उसके सेट ऑफ उसके ऑब्लिगेशंस हैं, वो उसके लिए क्या हो गया, धर्म हो गया। जैसे एक स्टूडेंट के लिए उसका धर्म क्या है,
पढ़ाई करना, अच्छे से पढ़ाई करना, डिलीजेंटली उसका वर्क करना, वो उसके लिए क्या है, उसका धर्म है, उसके लिए वो डॉक्टर आइन है, राइट। उसके बाद थर्ड क्या है, संघ। संघ मीन्स एसोसिएशन, एसोसिएशन ऑफ राइट पीपल, ठीक है। तो ये हो गया थर्ड पिलर, ठीक है। तो ये 3 रूल्स ऑफ बुद्धिज्म है। यहाँ से भी क्वेश्चन डायरेक्ट आया हुआ है एक बार, तो इसको भी आप लोग याद रख सकते हैं कि 3 पिलर्स या फिर 3 रूल्स ऑफ क्या है बुद्धिज्म। तो ये अपना फर्स्ट क्या है, बुद्धा। थर्ड क्या हो गया अपना, फर्स्ट हो गया अपना बुद्धा, सेकेंड हो गया धर्म, थर्ड हो गया संघ, ठीक है। बुद्धा, धर्म और संघ आपको याद रखना है। बुद्धा, धर्म और संघ क्या है, 3 रूल्स ऑफ बुद्धिज्म है, ठीक है। और एक ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है, ये डायरेक्ट पूछा हुआ था एग्जाम में, कि डिजायर इज द कॉज ऑफ ऑल सॉरो, ठीक है। डिजायर जो होती है वो कॉज है किसका, सॉरो का। तो ये किसके प्रिंसिपल है, ये जैनिज्म का है या फिर बुद्धिज्म का, इस तरीके से एक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि बुद्धिज्म के प्रिंसिपल कौन से हैं और जैनिज्म के प्रिंसिपल कौन से हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अब बुद्धिस्ट लिटरेचर से भी क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये पूछा जाता है कि बुद्धिस्ट लिटरेचर कौन सी लैंग्वेज में लिखे गए हैं। तो कंफ्यूजन बस यही होती है, या तो पाली में या फिर संस्कृत, ठीक है। बाकी हिंदी, उर्दू वगैरह तो ये सब आप मार्क नहीं करोगे, आई थिंक संस्कृत या फिर पाली में कंफ्यूजन हो सकती है, ठीक है। तो याद रखना कि जो बुद्धिस्ट लिटरेचर लिखे गए हैं वो पाली लैंग्वेज, पाली टेक्स्ट में लिखे हुए हैं, ठीक है। पाली टेक्स्ट के अंदर वो लिखे गए हैं, और अभी कुछ जो हैं वो संस्कृत में लिखे हुए हैं, ठीक है। कुछ जो इनके लिटरेचर हैं वो संस्कृत में लिखे हुए हैं, बट मेजर जो इनके लिटरेचर हैं वो पाली लैंग्वेज में ही लिखे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद ये सेक्ट्स ऑफ बुद्धिज्म है, यानी कि जैसे आपने देखा होगा कि हर एक जो भी एक कम्युनिटी होती है उसमें भी फर्दर कुछ कम्युनिटी क्रिएट हो जाती है ना, सब डिवीजन कुछ उसमें क्रिएट हो जाते हैं। तो ऐसे ही हम जैनिज्म में भी देखेंगे, और बुद्धिज्म में ये 2 कम्युनिटी हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आया था कि कौन से 2 इंपॉर्टेंट सेक्ट्स हैं बुद्धिज्म के, ठीक है। तो ये हैं हिनाया और महायाना, ठीक है। हिनाया और महायाना, ठीक है। हिनाया जो सेक्ट है वो क्या है, वो डील करता है बेसिकली कि जितना हमने मतलब टीचिंग्स ऑफ बुद्धिज्म से हमने जितना कुछ सीखा, ठीक है, हमने लॉर्ड बुद्धा की जितनी टीचिंग से हमने सीखा वो हम खुद के लिए अप्लाई करें बस, ठीक है। मतलब हम खुद के लिए अप्लाई करें और खुद लिबरेशन पाएं, ठीक है। खुद हम लिबरेट हो जाएं इस मटेरियल वर्ल्ड से, एंटेंगलमेंट से हम खुद लिबरेट हो सकें। तो बस इनका इतना ही पॉइंट है, मतलब ये सेल्फ कॉन्शियस हैं, ठीक है। ये खुद के बारे में सोच रहे हैं, हिनाया जो सेक्ट वाले हैं, ठीक है। और ये आइडल वर्शिप में भी बिलीव नहीं करते, ठीक है। बस टीचिंग्स ऑफ बुद्धा को ही ये मानते हैं। उसके बाद जो महायाना सेक्ट है, जैसे कि नाम से हम याद रख सकते हैं, महायाना मतलब महान। महान कौन होते हैं, जो दूसरों के लिए सोचते हैं, राइट। इसमें क्या है कि ये इनका क्या प्रिंसिपल है कि जितने भी टीचिंग्स ऑफ बुद्धा हैं, ठीक है, उसको ये यूज करते हैं प्रीच करने में, और लोगों को प्रीच करने में, ताकि जो भी बाकी जो लोग हैं जिनको बुद्धा की टीचिंग्स के बारे में नहीं पता, उन लोगों को भी गौतम बुद्ध की टीचिंग्स के बारे में पता चले, और उनके भी जो सौरव हैं, यानी उनके भी जो दुख हैं वो खत्म हो सकें, वो भी लिबरेट हो सकें, ठीक है। तो ये एक मेजर डिफरेंस है इन दोनों जो ग्रुप्स हैं ये बुद्धिज्म में, ठीक है। महायाना जो सेक्ट है वो आइडल वर्शिप में भी बिलीव करता है, ठीक है। तो जितने भी आप ये आइडल्स वगैरह देखेंगे गौतम बुद्ध के, वो कौन से सेक्ट के अंदर आएंगे, महायाना सेक्ट के अंदर आएंगे, ठीक है। हिनाया के अंदर नहीं आएंगे, क्योंकि हिनाया आइडल वर्शिप में बिलीव नहीं करते, राइट। तो ये क्लियर है इतना पार्ट, ठीक है। उसके बाद ये 2 चीज़ें हमने मिस कर दी शायद। लिटरेचर में एक तो हमने देखा कि कौन से लैंग्वेज में लिखे गए हैं, तो ये पाली टेक्स्ट में लिखे गए हैं। उसके बाद त्रिपिताका, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हमने अपने पीवाईक्यू में भी डिस्कस किया। त्रिपिताका सेक्रेड बुक्स हैं किसकी, बुद्धिज्म की, जिसमें कि 3 तरीके के जैसे कि इसमें क्या है कि इसको 3 डिविजन्स में डिवाइड किया हुआ है। जो बुद्धिस्ट लिटरेचर हैं सारे, उनको 3 एक डिविजन्स में, यानी कि ये सब कैटेगरीज बना रखी हैं 3, जितने भी टोटल बुद्धिस्ट लिटरेचर हैं, ठीक है। सबसे पहले कौन सा है, विनय पिताका, सुत पिताका और अभिधम्म पिताका, ठीक है। विनय पिताका, सुत पिताका और अभिधम्म पिताका, ठीक है। अब इनमें किसी में जैसे टीचिंग्स के बारे में बताया गया है लॉर्ड बुद्धा की, ठीक है, और किसी में उनके जैसे मोनास्ट्रिक कोड्स वगैरह हुआ करते थे, ठीक है, उनके बारे में बताया गया है। कुछ में धर्म के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे बताए गए हैं तीनों इनमें, ठीक है। उसके बाद मिलिंद पन्हु, ये भी एक इंपॉर्टेंट लिटरेचर है। इसमें क्या है, क्वेश्चंस ऑफ मिलिंद, ठीक है। मिलिंद कौन था, अब मिलिंद वॉज एन इंडो ग्रीक रूलर, ठीक है। मिलिंद इंडो ग्रीक रूलर था, यानी कि जब ग्रीक रोमन्स हम पे इंडिया पे रूल किया करते थे, ठीक है, तो तब की ये बात है। तो मिलिंद वॉज एन इंडो ग्रीक रूलर, और इसने कुछ क्वेश्चंस पुटअप किए थे बुद्धिज्म के ऊपर, ठीक है। यानी बुद्धिज्म के ऊपर इन्होंने कुछ क्वेश्चंस पुटअप किए थे, किससे, तो ये नागसेन से। नागसेन कौन थे, ये एक बुद्धिस्ट सेंट थे।
तो नागसेन से मिलिंद ने कुछ क्वेश्चंस पुटअप किए थे, तो उन क्वेश्चंस को कंपाइल किया गया है किसमें, मिलिंद पन्हो में, यानी कि क्वेश्चंस ऑफ मिलिंद। ठीक है, मिलिंद पन्हो एक कंपाइलेशन है इनके क्वेश्चंस, जितने इन्होंने क्वेश्चंस पुटअप किए थे नागसेन से, जो कि एक बुद्धिस्ट सेंट है, तो उनके क्वेश्चन और आंसर यानी दोनों की कंपाइलेशन क्या है, मिलिंद पन्हो, जो कि क्वेश्चंस ऑफ मिलिंद है। ठीक है, तो ये दो चीज आपको याद रखनी है, लिटरेचर के काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक तो त्रिपिताका, ये क्वेश्चंस काफी बार आया है कि त्रिपिताका किसकी सीक्रेट बुक है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि ये बुद्धिज्म का सीक्रेट लिटरेचर है, जिसमें कि विनय पिताका, सुत पिताका और अभिधम्म पिताका, ये तीनों भी आपको याद रखना है। ऑप्शन में चौथा दे देगा कुछ और, आपको बताना होगा कि इसमें से कौन सा नहीं है, तो ऐसा कुछ करके बता देगा। तो आपको याद रखना है विनय पिताका, सुत पिताका, अभिधम्म पिताका, ये लिटरेचर किसके हैं, बुद्धिज्म के। और मिलिंद पन्हो ये किससे रिलेटेड है, बुद्धिज्म से रिलेटेड है। और इसमें इससे एक चीज और, इससे एक पर्सन और कौन रिलेटेड है, नागसेन। नागसेन कौन है, एक बुद्धिस्ट सेंट है, जिन्होंने आंसर किए थे किसके क्वेश्चंस को, मिलिंद के क्वेश्चंस को। मिलिंद कौन था, एक इंडो ग्रीक रूलर था। ठीक है, उसके बाद ये सेक्ट हमने देख लिए। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं अब आर्किटेक्चर। अभी हमने पिछले साइड में लिटरेचर देखा, अब हम देखेंगे आर्किटेक्चर, जो कि बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर है। तो बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर बेसिकली 3 फॉर्म्स में डिवाइड हो रखा है। एक है स्तूपा, दूसरा है चैत्य, तीसरा है विहार। ठीक है, तो देखते हैं एक बार कि आर्किटेक्चर में 3 फॉर्म्स हैं बेसिकली। अब इसमें सबसे पहले है स्तूपा। तो स्तूपा जो जगह है वो, जैसे कि मुस्लिम्स में क्या होता है कि ग्रेव्स बनाई जाती हैं, राइट, यानी कि जब किसी की डेथ हो जाती है तो उनको किसमें उनको बरी किया जाता है, तो उनको ग्रेव्स के अंदर बरी किया जाता है। ठीक है, वैसे ही स्तूपा क्या है, स्तूपा एक जगह है, स्तूपा एक इस तरीके का माउंट बनाया जाता है पूरा। ठीक है, काफी बड़ा सा एक माउंट बनाया जाता है, जिसके अंदर क्या किसको बरी किया जाता है, जो गौतम बुद्ध के, जैसे जो गौतम बुद्ध के जो बॉडी पार्ट्स हैं, ठीक है, बॉडी पार्ट्स हैं, प्लस जो बोधिसत्वास के बॉडी पार्ट्स हैं, ठीक है, उनको इस माउंट्स के अंदर, उनको इन स्तूपास के अंदर प्रिजर्व करके रखा हुआ है। और ये डिफरेंट डिफरेंट जगह पे रखा हुआ है, इंडिया में भी और आउटसाइड इंडिया भी। ठीक है, तो ये पूरे वर्ल्ड में डिफरेंट डिफरेंट जगह पे गौतम बुद्ध के और बोधिसत्वास के, यानी कि जो प्रीचर्स होते थे बुद्धिज्म के, वो जो मतलब जो इंपॉर्टेंट लीडर्स हुआ करते थे, प्रीचर्स हुआ करते थे बुद्धिज्म के, उनके और प्लस गौतम बुद्ध के जो इंपॉर्टेंट बॉडी पार्ट्स हैं उनको प्रिजर्व किया हुआ है। ठीक है, तो उनको बोला जाता है स्तूपा। ठीक है, जहाँ पे उनको प्रिजर्व किया जाता है, उस तरीके का बहुत बड़ा माउंट एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है, वहाँ पे प्रिजर्व किया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं स्तूपा। चैत्य जगह क्या होती है, चैत्य होता है बुद्धिज्म में प्रेयर हॉल। ठीक है, जहाँ पे ये लोग एक साथ बैठ के लिटरेचर पढ़ते हैं, ठीक है, स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ते हैं, उसके बाद यहाँ पे प्रेयर्स वगैरह करते हैं, तो ये जो हॉल होता है इसको बोलते हैं चैत्य। ठीक है, विहार क्या है, विहार यानी कि आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे हम कहते हैं ना वन विहार करना। ठीक है, वन विहार करना यानी कि भ्रमण करना, घूमना, है ना, विहार करना, ट्रेवल करना। ठीक है, तो होता क्या था कि जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स हुआ करते थे वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल किया करते थे, ताकि वो लोग और भी लोगों को प्रीच कर सकें। ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ प्रीचिंग दे यूज टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, तो ट्रैवल करते टाइम क्या होता था कि कभी बारिश आ रही है, कभी धूप हो रही है, इस तरीके का वेदर कंडीशंस की वजह से उनको कुछ टाइम के लिए, कुछ मंथ्स के लिए एक जगह पर स्टे करना पड़ता था। तो वो लोग जनरली मोनास्ट्रीज में स्टे करा करते हैं। मोनास्ट्रीज क्या होती हैं बेसिकली, तो ये जो अपने माउंटेन्स होते हैं, माउंटेन्स में केव्स बनाई जाती हैं। ठीक है, माउंटेन्स के अंदर केव्स बनाकर ये लोग रहा करते थे। ठीक है, तो उन्हें बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज बोला जाता था। ठीक है, अब जो मोनास्ट्रीज होती हैं उनको क्या बोला जाता है, उनको विहार बोला जाता है। ठीक है, यानी कि बुद्धिस्ट में आपको मोनास्ट्रीज भी मिलेंगे, सबसे ज़्यादा अजंता एलोरा केव्स में आपको मिलेंगी बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज। ठीक है, और भी सर्दर्न पार्ट में भी आपको काफ़ी मोनास्ट्रीज मिलेंगी बुद्धिस्ट की। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया अभी, स्तूपा, चैत्य और विहार। चैत्य क्या है, प्रेयर हॉल है, विहार क्या है, मोनास्ट्रीज है, और स्तूपा क्या है, जहाँ पे वो जो बुरियल्स है उनको प्रिजर्व किया जाता है। राइट, उसके बाद इंपॉर्टेंट स्तूपास क्या है इंडिया में। इंडिया में ये कुछ इंपॉर्टेंट स्तूपास हैं बुद्धिज्म के, तो एक बार इनको देख लेते हैं। सबसे पहले कौन सा है, महाबोधि स्तूपा, जो कि बोध गया में ही बनाया हुआ है। ठीक है, बोध गया में गौतम बुद्ध को एनलाइटनमेंट मिली थी, तो वहीं पर एक स्तूपा बनाया हुआ है, यानी कि कोई एक बॉडी पार्ट यहाँ पे प्रिजर्व करके रखा हुआ है। राइट, तो इसको क्या बोलते हैं, महाबोधि स्तूपा। कहाँ पे है, बोध गया में। उसके बाद सांची स्तूपा, काफ़ी फेमस, मध्य प्रदेश में है। शांति स्तूपा कहाँ पे है, लेह में है। और धामेक स्तूपा कहाँ पे है, सारनाथ में है, यूपी में। केसरी स्तूपा इज इन बिहार। और महास्तूपा कहाँ पे है, थोतला कुंड, ये जगह है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, थोतला कुंड इज इन आंध्र प्रदेश। तो ये इसमें कहाँ पे कौन सा है, महास्तूपा। आप लोगों को याद होगा, अगर आपने हमारे PYQ के सेशंस को काफ़ी अच्छे से कंप्लीट किया है,
तो हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था वहाँ पे, जहाँ पे 3 स्तूपास के बारे में पूछा था आपसे, ठीक है। 3 आपको स्तूपास दे रखे थे, तो उसमें पूछा हुआ था इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा स्तूपा नहीं है। तो उस क्वेश्चन को आप तभी अटेम्प्ट कर पाओगे जब आपको ये इन सारे स्तूपास के नेम याद होंगे, ठीक है। आपको ऐसा कुछ नहीं, मतलब याद एकदम से नहीं रखना आपको, ऐसा नहीं बिल्कुल एकदम महाबोधि आपको लेटर बाय लेटर आपको इसको याद रखना है। आप इनको बस जस्ट पढ़ो, एक दो बार रीड करोगे तो अपने आप ही याद हो जाएगा कि कौन कौन से स्तूपा हैं, कौन कौन से नहीं है। जैसे महाबोधि, सांची और शांति रिलेट कर रहे हैं, सांची शांति, सांची शांति, ठीक है। महाबोधि आपको याद रहेगा ही, सांची याद रहता ही है जनरली, सांची से शांति याद रह गया। और धमेक भी हमने डिस्कस किया हुआ, इसलिए याद रह सकते हैं। उसके बाद केसरिया कहाँ पे है, तो ये बिहार में, इस तरीके से ये भी याद रह सकता है। और महास्तूपा एक कहाँ पे है, थोतला कुंड, ठीक है। ये दो में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, पर इसको भी एक दो बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा बहुत आसानी से, ठीक है। सो महाबोधि, सांची, शांति, धमेक, केसरिया और महा, ठीक है, ये सारे स्तूपा कहाँ पे इंडिया में प्रेजेंट है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जो स्पिरिचुअल यानी काफ़ी इंपॉर्टेंट साइट्स हैं किसके, बुद्धिज्म की, ठीक है। नेक्स्ट, सो अब हम काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन पे आ गए हैं बुद्धिज्म के। इसमें हम बुद्धिस्ट काउंसिल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। 4 बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में हम टोटल डिस्कस करेंगे यहाँ पे। 4 इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट काउंसिल्स हुई हैं, वैसे टोटल 6 काउंसिल्स हुई हैं, बट हमें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें 4 काउंसिल हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। सो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो कि हुई है कब, 483 BC में। अब 483 BC को सुनते ही आपको कुछ याद आना चाहिए बुद्धिज्म से रिलेटेड कि इसमें कौन सा इवेंट हुआ था। तो 483 BC में क्या हुआ था, डेथ हुई थी किसकी, गौतम बुद्ध की, ठीक है। 483 BC में गौतम बुद्ध की डेथ हुई थी। तो गौतम बुद्ध की डेथ के बाद ही ये बुद्धिस्ट काउंसिल्स रखी जानी ये शुरू हुई, ठीक है। सबसे पहले बुद्धिस्ट काउंसिल 483 BC में रखी गई, और ये कहाँ पे रखी गई, तो ये राजगृह में रखी गई। और किसने इसको पैटर्न करा, यानी कि किस किंग की लीडरशिप में, कौन से किंग के किंगशिप में ये रखा गया, तो ये अजातशत्रु ने करवाई थी, ठीक है। ये अजातशत्रु जो कि हरंक्या डायनेस्टी से बिलोंग करता है, उसने ये फर्स्ट जो बुद्धिस्ट काउंसिल थी वो करवाई थी, ठीक है। तो क्वेश्चन वो किस तरीके से पूछ सकता है, या तो आपको ये रूलर पूछ लेगा कि फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल किसने करवाई, अजातशत्रु ने करवाई। कहाँ पे करवाई, राजगृह में करवाई, और कब करवाई, 483 BC में करवाई, राइट। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल होती है 383 BC में, ठीक है। 383 BC में सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल होती है, तो ये भी याद रह जाएगा। 483 के फिर अराउंड 100 ईयर्स का ये गैप आ गया, ठीक है। 483 के बाद 383 आ गया, तो सेकेंड हुई आपकी, ठीक है। सेकेंड हम जैसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल आपकी कहाँ पे हुई, सेकेंड को वी से, वी किसको डिनोट कर रहा है, 2, ऐसे हम 2 ऐसे बोलते हैं ना, 2, ठीक है। तो ये इसको वी शेप ये से डिनोट कर रहा है, तो आप ऐसे इस तरीके से कुछ याद कर सकते हैं। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल आपकी कहाँ पे होती है, तो ये वैशाली में होती है। और वैशाली में कौन करवाता है, तो ये काल अशोक करवाता है, ठीक है, काल अशोक, ठीक है। अब इसको अशोका से मत रिलेट करना, ठीक है। काल अशोक डिफरेंट है, काल अशोक कौन से डायनेस्टी से, शिशुनाग डायनेस्टी से, ठीक है। तो सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल कब होती है, 383 BC में होती है। कौन करवाता है, काल अशोक करवाता है। कहाँ पे करवाता है, वैशाली में करवाता है, ठीक है। उसके बाद थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल होती है 250 BC में, ठीक है। ये जनरली सबको याद रहता है, ठीक है। 250 BC में थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल होती है, और ये कौन करवाता है, तो ये अशोका करवाता है, जो कि मौर्यन डायनेस्टी से बिलोंग करता है, ठीक है। उसके बाद ये कहाँ पे हुई होती है, कहाँ पे ये वेन्यू क्या होता है इसका, तो ये है पाटलिपुत्र, ठीक है। क्योंकि हमने डिस्कस किया था कि इसके बाद अशोका जो था वो मौर्यन डायनेस्टी से था, ठीक है। और आप सबको पता है कि मौर्यन डायनेस्टी कहाँ पे रूल कर रही थी, तो ये मगध में रूल कर रही थी। और मगध की जितनी भी उसके बाद कैपिटल हुआ करती थी अजातशत्रु के बाद, तो वो सारी कैपिटल कहाँ पे थी, पाटलिपुत्र में थी। जितनी भी उसके बाद एम्पायर आई, जो भी कुछ हुआ, तो सबकी कैपिटल क्या थी, पाटलिपुत्र ही थी, ठीक है। तो थर्ड भी हो गया हमारा। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हमारी हुई थी 98 AD में। जैसे कि आप सबको पता है कि 78 AD में ये कुषाण पीरियड स्टार्ट हुआ, ठीक है ना। कुषाण डायनेस्टी फाउंड हुई थी 78 AD में, ठीक है। तो उसके बाद 98 AD में, यानी कि 20 साल बाद, जब कनिष्का रूल कर रहा था, ठीक है, कनिष्का वॉज द रूलर, तब कनिष्का ने फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल करवाई थी कश्मीर में, ठीक है। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कनिष्का ने कश्मीर में करवाई थी। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल 98 AD में कनिष्का ने कश्मीर में करवाई थी, ठीक है। तो आई होप आपको ये याद रहेगा, ठीक है। तो अगर आपने, अब देखो, जैसे हमें पता है कि अगर हम कंफ्यूज भी हो रहे हैं ना थोड़ा बहुत, तो हमें अगर इनका टाइम पीरियड याद रहेगा, जैसे अशोका का 250 के अराउंड हमें याद रहेगा, ठीक है। तो वैसे डेट से तो मुश्किल है नहीं, आप एक दो बार इनको बस पढ़ोगे, नोट्स अच्छे से बनाओ, एक दो बार पढ़ोगे, आप बहुत आसानी से आपको ये चीज़ें याद रह जाएंगी, ठीक है। सो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कब होती है, 483 BC में होती है। कहाँ पे होती है, राजगृह में होती है। कौन करवाता है, राजगृह से रिलेटेड कौन है, अजातशत्रु, ठीक है। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे होती है, सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल कब होती है, 383 BC में होती है। और कहाँ पे होती है, वैशाली में होती है। कौन करवाता है, काल अशोक करवाता है। वैशाली से श साउंड आ रहा है, काल अशोक साउंड आ रहा है, ठीक है।
इस तरीके से याद कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कब होती है? 250 BC में होती है। और कौन करवाता है? अशोक करवाता है। कहाँ पे करवाता है? पाटलिपुत्र में करवाता है। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल 98 AD में होती है। कौन करवाता है? कनिष्का करवाता है। कहाँ पे करवाता है? कश्मीर में करवाता है, राइट। सो आई होप आपको ये सेशन क्लियर हुआ होगा और आपको काफ़ी चीज़ें अच्छे से समझ आई होंगी, ठीक है। सो इस पूरी सेशन में हमने पूरा अपना बुद्धिज्म कवर किया, ठीक है। सो आई होप आपको ये सेशन अच्छे से क्लियर हुआ होगा। सो अगर आपको ये सेशन पसंद आया है तो आप हमारे साथ इसी तरीके से जुड़े रहें प्लीज़। आप इस वीडियो को आप लाइक भी कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पे इसी तरह का कंटेंट आपको मिलता रहेगा रेगुलर बेसिस पे। क्योंकि नेक्स्ट सेशन हम डिस्कस करेंगे जैनिज्म पे, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना ज़्यादा बुद्धिज्म इंपॉर्टेंट है वैसे ही जैनिज्म भी इंपॉर्टेंट है। वो भी ऐसे छोटा सा सेशन होगा जिसमें हम एक ही सेशन में कंप्लीट करेंगे अपना जैनिज्म। जैनिज्म से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पुटअप किए जाते, बुद्धिज्म से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं एज़ कम्पेयर टू जैनिज्म, ठीक है। तो जैनिज्म भी हम जल्दी से कंप्लीट कर लेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। तब तक के लिए आप चेकआउट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट को edimo.in, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं जो कि एडिमो ऑफिशियल के नाम से है। आप लोग सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम में जाके एडिमो ऑफिशियल, और हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एडिमो, ठीक है। और इन सब के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप उन सबको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। रेगुलरली आप उन पे जो अपनी भी अपडेट्स आती हैं हम टेलीग्राम पे डाल देते हैं, तो आप इनको भी चेकआउट कर सकते हैं। आपको बहुत जल्दी अपडेट्स वगैरह मिल जाया करेंगे, ठीक है। सो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा और आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो इसी तरीके से सीखते रहिए और पढ़ते रहिए। सो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। जय हिंद।